हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री 12 का कोर्स यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यह बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इजी क्यों? क्योंकि इसका अधिकांश लेक्चर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में स्टडी कीजिएगा, यानी कि इसके अधिकांश लेक्चर को आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के टीचर से समझने का मौका मिलेगा। अब बोलिएगा कि इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इम्पोर्टेंट ये इसलिए है कि 12 में हर साल इसे लॉन्ग, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल हर टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही खूबसूरत चैप्टर यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ इलेक्ट्रो का मीनिंग है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, और यहाँ केमिस्ट्री का जो मीनिंग हुआ यहाँ पर केमिकल एनर्जी हुआ। और इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन का स्टडी करते हैं। तो हम जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन दे सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी आर स्टडीड इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमको CuSO4 को केमिकल डिकम्पोजिशन करना है Cu2 प्लस SO4 2- में, तो क्या ये अपने आप इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग जो है 11th के थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे कि जो रिएक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, एक जो रिएक्शन होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। हम उसमें देखे थे कि कोई भी मैटर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहना चाहता है, यानी कि कोई भी मैटर के पास जितना ही मिनिमम एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। जब भी मौका मिलेगा एनर्जी रिलीज करने का, वो मैटर अपना एनर्जी रिलीज करके वो स्टेबल होना चाहेगा। हम उतना डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स की चीज़ है। बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपको देखते होंगे कि अगर कोई पहाड़ से कोई झरना नीचे आता है तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि अपने आप आता है। अगर आपको कोई बॉल को अगर नीचे से ऊपर फेंकना है तो क्या वो अपने आप जाएगा? नहीं जाएगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो जो प्रोसेस अपने आप होता है उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि आप स्पॉन्टेनियस 2 तरह के होता है। एक जो है बिल्कुल अपने आप स्टार्ट भी हो जाता है, और एक होता है कि आप एक बार स्टार्ट कर दिए तो फिर वो होते रहता है। लेकिन जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो है CuSO4 का Cu2 प्लस SO4 2- में केमिकल डिकम्पोजिशन एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो इसको होने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी कैसे देंगे? तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके देंगे। जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो यहां पर जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके। तो जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के कॉपर हमको देता है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कोई ड्राई सेल लेकर के अगर टॉर्च में यूज करते हैं उसको, तो हम देखते हैं कि उसमें से लाइट निकलता है। तो जो हम लोग का ड्राई सेल है उसमें हम लोग केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं, और वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के लाइट देता है। तो हम दोनों एग्जांपल में क्या देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रोलाइसिस है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा जो है एक रिडक्स रिएक्शन है। इस सेल के अंदर रिडक्स रिएक्शन होता है, आगे हम इसको समझ जाएंगे अच्छा तरीका से, और जिसके वजह से हमारा जो है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही तो इस चैप्टर में स्टडी करनी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और किस तरह से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये जो है हम लोग इस दोनों एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब जो है हम आगे देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। तो यहां पर हम हेडिंग बनाए हुए हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, इसको समझने के लिए एक हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सपोज जैसे हमने एक कंटेनर ले लिया, और इस कंटेनर में हमने ये इलेक्ट्रोलाइट ले लिया CuSO4।
CuSO4 हमने इलेक्ट्रोलाइट दिया, थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे दे। CuSO4 और CuSO4 को हम इसका एक्वा सॉल्यूशन लेंगे या फिर इसको मोल्टेन स्टेट में लेंगे। तो सपोज हमने इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लिया। इसके बाद हम इसमें 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे। एक सपोज हमने ले लिया यहां पर, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, और जो सेकंड इलेक्ट्रोड लिया हमने ये हमने जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया। कोई कंडक्टर हम ले सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रोड के रूप में। और इसके बाद हमने क्या किया कि इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया। सपोज जैसे मान लीजिए कि इसमें जो है हमने वायर को कनेक्ट किया, और वायर कनेक्ट करने के बाद हमने इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया इसको, और इसमें भी हमने वायर कनेक्ट किया, और वायर कनेक्ट करने के बाद हमने इसे पॉजिटिव टर्मिनल से हमने जोड़ दिया इसको। तो ये जो निगेटिव होता है इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, और जो पॉजिटिव होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। और यहां पर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा है। यहां पर जो है अब क्या होगा कि इसका केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे। तो जिस मटेरियल का केमिकल डिकम्पोजिशन होगा फिर उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और जब इसका केमिकल डिकम्पोजिशन होगा तो फिर ये Cu2 प्लस एक्वा सॉल्यूशन में ही देगा, और SO4 2 माइनस आयन देगा। तो यहां पर जो है ये कैथोड है, निगेटिव टर्मिनल है, ये एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल है। यहां पर जब इसका केमिकल डिकम्पोजिशन हुआ तो Cu2 प्लस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो वो किस इलेक्ट्रोड पर जाएगा? पॉजिटिव जो है निगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा, और निगेटिव जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा। ये यहां चलाता है, और जो है और ये जो है इस पर चलाता है। और ये जो प्रोसेस है जो हमने यहां पर प्रोसेस किया, इस प्रोसेस को ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखिए हम यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस का डिफिनीशन लिखे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का डिफिनीशन क्या लिखे हैं इसको ध्यान से समझिए। कह रहे कि द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है वो CuSO4 के केमिकल डिकम्पोजिशन का ही तो प्रोसेस हो रहा है। यहां पर जो है
CuSO4 जो है किस में डिकम्पोज हो रहा है, तो Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में। तो द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन of certain compound by an electric current pass through the compound in molten and dissolved state। यानी कि जो हमारा कंपाउंड है वो कंपाउंड हमारा मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए या फिर डिजल्व स्टेट में होना चाहिए। तो हमने शुरू में बताए हैं कि आप CuSO4 को आप एक्वा सॉल्यूशन बना सकते हैं या फिर इसको मेल्ट कर सकते हैं, इसको हीट करके मेल्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका कंपाउंड है वो मोल्टेन स्टेट या डिजल्व स्टेट में होना चाहिए और उससे होकर के हमको क्या पास कराना है, तो करंट पास कराना है। तो हम इससे होकर के हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करा रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रोड। जब हम लोग करंट पास कराएंगे तो हमारा जो है ये प्रोसेस होगा वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा और जो कंपाउंड होगा यह कंपाउंड जो कि व्हिच अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन, जिस कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो जाता है फिर वो कंपाउंड हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो इसमें जो है जो CuSO4 है इसका केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसलिए CuSO4 जो है इलेक्ट्रोलाइट हुआ। तो डेफिनेशन भी बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, यहां पर प्रोसेस है केमिकल डिकम्पोजिशन का, CuSO4 का केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है। उसके बाद जो है कैसे हो रहा है, तो बाई एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इस इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो पास थ्रू कंपाउंड मोल्टेन या डिजल्व स्टेट, यानी कि जो ये कंपाउंड मोल्टेन या डिजल्व स्टेट में होगा इससे पास कराने पर। तो हम इस जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो पूरा प्रोसेस क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। और जो कंपाउंड ऑफ विच अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन है, जिस कंपाउंड का केमिकल डिकम्पोजिशन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये जो है कंपाउंड है हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। तो आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए। हम लोगों ने यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में CuSO4 का केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में। ये जो केमिकल डिकम्पोजिशन है इसको हम लोग रिडक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखते हैं कि रिडक्स रिएक्शन क्या है। आप लोग इसको भी 11th में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ लिया होगा, एक चैप्टर ही पूरा है इस पर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि रिडक्स रिएक्शन। तो इसमें जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिडक्स का मीनिंग क्या होता है। रिडक्स रिएक्शन, तो यहां पर जो रेड शब्द है रिडक्शन के लिए है और ऑक्स जो शब्द है ये जो है ऑक्सीडेशन के लिए है। रेड वर्ड जो है रिडक्शन के लिए और ऑक्स जो है ऑक्सीडेशन के लिए। यानी कि रिडक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बिल्कुल साथ साथ होता है। वैसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो तो फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यानी कि इसमें जो है रिडक्शन भी होता है रिडक्शन और प्लस ऑक्सीडेशन। इसका डेफिनेशन तो बिल्कुल सिंपल है कि रेड से रिडक्शन और ऑक्स से ऑक्सीडेशन। वैसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो तो फिर उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिडक्स रिएक्शन कहेंगे। अब जो है रिडक्शन का डिफिनेशन क्या होगा और ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन क्या होगा। तो ये एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इसमें हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच मैटर रिलीज इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन and the process of gain of electron is known as reduction। तो बिल्कुल सिंपल जो है इसका डेफिनेशन है
तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं इसका डेफिनेशन रिडक्शन का। द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यह ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा ये, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है और द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। अब इसको देखो ऐसे समझते हैं हम, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है इसके रिएक्शन को समझते हैं, ये सारा चीज हमको समझ में आ जाएगा। अब जो है इस इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या देख रहे हैं हम लोग कि CuSO4 का हम लोग एक बार सोल्यूशन लिए हुए हैं, ये हो गया CuSO4 और इसका हम लोग एक बार सोल्यूशन लिए हुए हैं। और जब इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये इसका केमिकल डिकम्पोजिशन होता है Cu2 प्लस और SO4 माइनस में इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। तो ये हो जाएगा Cu2 प्लस एक्वा सोल्यूशन और SO4 2 माइनस। एक्वा सोल्यूशन, ये जो है एक रिडक्स रिएक्शन है। रिडक्स रिएक्शन, अब कहोगे कि क्यों हम इसको रिडक्स रिएक्शन कह रहे हैं, तो ऊपर हम समझा चुके हैं कि वैसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो तो उसको हम लोग रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहा है। अब कैसे हो रहा है इसको हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये जो है जो Cu2 प्लस है वो हमारा कैथोड पर आ रहा है। तो सबसे पहले हम, ये जो SO4 2 माइनस है एनोड पर आ रहा है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिएक्शन ऑफ एनोड, यानी कि एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन पहला नंबर तो, और हम इस कैथोड रिएक्शन को भी लिखेंगे कैथोड रिएक्शन। अब यहां पर देखिए पहला नंबर तो इसका आपका इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है। आफ्टर केमिकल डिकम्पोजिशन क्या हो रहा है कि जो Cu2 प्लस है वो एनोड पर जा रहा है और SO4 2 माइनस जो है कैथोड पर जा रहा है। तो कैथोड पर इसका रिएक्शन किस तरह का है, तो ये जो SO4 2 माइनस है जब एक कैथोड पर जाएगा, एनोड पर जाएगा, सॉरी ये एनोड पर जाएगा, तो यहां पर ये SO4 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। टू इलेक्ट्रॉन, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो Cu2 प्लस जो एनोड पर आता है ये इसको गेन कर लेता है। तो जो Cu2 प्लस है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Cu में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि SO4 2 माइनस जब एनोड पर आता है तो एनोड पर कैसा रिएक्शन होता है कि SO4 2 माइनस जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, और जो है जब ये कैथोड पर आता है Cu2 प्लस तो Cu2 प्लस इस रिलीज इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेता है और एक कॉपर में चेंज हो जाता है। इस जो है जब हम इसको
दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो फिर हमारा ये रिएक्शन मिलेगा CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस Cu2+ और SO4 2-। तो हम क्या देखते हैं कि इस रिएक्शन का जो बेस है ये इस पर है, क्योंकि ये इसमें Cu2+ और SO4 2- में डिकम्पोज हो रहा है। फिर जो है SO4 क्या हो रहा है, ये रिएक्शन कैसे बना हुआ है, तो ये जो रिएक्शन है SO4 2- 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके SO4 में कन्वर्ट हो रहा है। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये Cu2+ गेन करके Cu में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि जो एनोड पर रिएक्शन हो रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। यहाँ डिफिनीशन है कि द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, यानी कि हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। और यहां हम क्या देख रहे हैं कि Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन। तो यहां पर जो है हमारा इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो ये जो हुआ हमारा रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। रिडक्शन इस तरीका से हमारा इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहा है, इसलिए यह जो रिएक्शन है रिडक्स रिएक्शन है। ये जो हुआ हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और ये जो है रिडक्शन रिएक्शन है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो आप लोग कॉपी कीजिए इसको। हम लोग देखें कि जो इलेक्ट्राइसिस प्रोसेस होता है इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट तो तब फ्लो होगा जब हमारा मटेरियल ये जो होगा कंडक्टर होगा, और जिस मटेरियल का हम इलेक्ट्रोड बनाए हैं वो भी हमारा कंडक्टर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर वह सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस विच अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम। और कंडक्टर भी 2 टाइप का होता है, एक होता है मेटलिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो कंडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग मेटलिक कंडक्टर कहते हैं। कंडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं। तो देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला नंबर तो कंडक्टर का जो डिफिनीशन होता है, सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम इज नोन एज कंडक्टर। जैसे अगर हम कोई एक मेटल का रड लें तो भी हमारा वो कंडक्टर होगा, या कोई मेटल वायर्स ले लें या फिर कोई एलॉय ले लें तो हमारा कंडक्टर होगा। अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो या फिर साल्ट हो, फिर वो भी जो है हमारा कंडक्टर होगा, क्योंकि ये जो मेटल का रड होगा या फिर ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये दोनों के दोनों हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देगा अपने से होकर के, इसलिए ये जो है कंडक्टर होगा। तो हमारा कंडक्टर 2 टाइप का होता है, एक जो है मेटलिक कंडक्टर, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं? क्योंकि इसका डिफिनीशन होता है कि कंडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से कंडक्शन होता है। और इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर कहते हैं, इसका डिफिनीशन होता है कंडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन। तो इसको समझने के लिए देखिए, इसमें जैसे मान लीजिए कि हम एक मेटल का ये रड लिए हुए हैं, ये मेटल का रड लिए हुए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है और जो है मेटल आयंस होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव होता है। तो जब इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो निगेटिव जो होता है उसको हम लोग माइनस इंडिकेट करते हैं, और जो पॉजिटिव होता है इसको हम लोग प्लस से इंडिकेट करते हैं। तो यहां पर जो है हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंट उत्पन्न होता है यहाँ पर, जिसको हम लोग V से इंडिकेट करते हैं। और जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करने लगेगा, लेकिन जो मेटल आयन है
वो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करेंगे, और हमारा जो करंट है जिसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, ये भी हमारा पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है। अगर क्या इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, और करंट जो है पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। तो ये हमारा हो गया मेटालिक कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारा जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, इसके वजह से हमारा ये करंट फ्लो हो रहा है। तो इसलिए ये हमारा मेटालिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हुआ। अब जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस देखे थे, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि ये आयन मूवमेंट कर रहा है। ये जो है CO2+ आयन जो है मूवमेंट कर रहा है, और SO4² आयन भी मूवमेंट कर रहा है। तो आयन के मूवमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें फ्लो हो रहा है। तो वैसा मटेरियल जिसका कंडक्शन जो है, कंडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि डिफिनीशन लिख देते हैं। चलिए यहां पर जो है इसको मिटा देते हैं। मेटालिक कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर, इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। सब्सटेंस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट to flow through them are known as conductor। कंडक्टर जो है 2 टाइप का होता है। ये जो है मेटालिक कंडक्टर का डिफिनीशन नहीं है, ये हमारा कंडक्टर का डिफिनीशन है। एक कंडक्टर का डिफिनीशन है। अब जो है कंडक्टर जो है 2 टाइप का होता है। आप देख रहे हैं यहां पर कंडक्टर का डिफिनीशन हो गया कि सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर। यानी कि ये जो भी है कंडक्टर है, क्योंकि ये जो है अपने से होकर के इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दे रहा है। और जो हम मेटल का रॉड लिए थे वो भी हमारा जो है कंडक्टर है, क्योंकि वो भी अपने से होकर के हमारा इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दे रहा है। तो हमारा जो कंडक्टर है आप देख ही रहे हैं कि 2 टाइप का है। अब हम डिफिनीशन देते हैं यहां पर। पहला मेटालिक कंडक्टर का, इसमें हम क्या देखे थे कि जो कंडक्शन होता है किसकी वजह से होता है? तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ये रड जो लेकर के हम फिगर बनाए थे, तो यहां पर लिख सकते हैं कि कंडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स
अब जो है इसका जो सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से कंडक्शन होता है, इसलिए मेटालिक कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। अब हम सेकंड लिखते हैं, सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यहीं पर लिख दे रहे हैं सेकंड। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसमें हम क्या देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कि जस्ट सेम उसी तरह का डेफिनेशन इसका भी होता है। कंडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पर हम लोग आयन लिख देंगे। आयंस। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कंडक्टर जो है, एक का कंडक्शन जो होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं, और एक जो होता है उसका कंडक्शन होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं। अब इसके बेस पर हम एक डिफरेंट लिखते हैं। डिफरेंट होगा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन और एक जो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या हम देखते हैं कि इसमें हम एग्जांपल लिए थे एक रड का जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा था, और यहां पर हम एग्जांपल लिए हैं CuSO4 का जिसमें भी करंट फ्लो हो रहा है। तो पहला तो डिफरेंट ये हो जाएगा कि इसका जो कंडक्शन होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव, इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो यहां जो है अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूवमेंट करेगा तो फिर करंट आपका ऐसे मूवमेंट करेगा। इसका हो जाएगा कि इसका कंडक्शन जो होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन, ये आयन के मूवमेंट करने से इसका कंडक्शन है। सेकंड हम इसका पॉइंट देख सकते हैं कि इसमें किसी तरह के केमिकल चेंजिंग नहीं होता है, जैसा हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने से पहले रहेगा उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के बाद भी रहेगा। लेकिन ये जो होता है इसमें केमिकल चेंजिंग होता है। अगर हम CuSO4 को हम सिर्फ एक कंटेनर में लें तो इसका कलर ब्लू रहेगा, लेकिन अगर हम CuSO4 लेकर के अगर हम इसमें इलेक्ट्रोड जिंक डाल दें तो हमारा फिर इसका एक कलर लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर जो है रिलीज हो जाएगा इसमें से। तो इस तरीके से इसमें केमिकल चेंजिंग होता है, इसके प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होता है। अब जो है इसमें जो है किसी तरह के मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। इसमें जो भी मैटर होता है बिल्कुल एकदम जैसा रहता है वैसा ही रहता है, इसमें किसी तरह के मैटर के ट्रांसफर में इन्वॉल्व नहीं होता है। बट ये जो है ये आयन के रूप में, ये जो Cu2+ है और SO4 है, इस आयन के रूप में मैटर के ट्रांसफर में ये इन्वॉल्व होता है। और जो है ये इसका जो रेजिस्टेंस है विद टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करें। इसका जो टेम्परेचर जो है ये, इसका जो रेजिस्टेंस है ये डिक्रीज करता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें। सब चीजें बाद में समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस क्या है। और जो है जो भी मेटल होगा उसका जो कंडक्टिविटी होगा वो हमेशा हाई रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी जो है हमेशा लो रहेगा।
तो ये कंडक्टिविटी भी क्या है, इसको इसी चैप्टर में हम लोग आगे समझेंगे। तो चलिए जितने भी बात समझें इसको पॉइंट वाइज हम नोट करते हैं। इसमें इसका फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि ये जो होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, और इसमें जो होता है मूवमेंट ऑफ आयन्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। इसमें जो है केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है इलेक्ट्रोलाइट का। इसमें लिख सकते हैं कि चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि यह इन्वॉल्व होता है मैटर के ट्रांसफर में। तो ये जो इन्वॉल्व नहीं होता और ये इन्वॉल्व होता है, तो इसमें लिखते हैं नो इन्वॉल्व एनी मैटर और ये जो होता है इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मैटर। नो इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर लगा दे रहे हैं, एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर, एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। नो इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर, इसमें जो है इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मैटर। involves the transfer of matter। जो फोर्थ पॉइंट है इसका जो रेजिस्टेंस है इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। चलिए शॉर्ट में ही लिख देते हैं इसको। यहां पर जो है रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके लिए। और इसमें जो है रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। और फिफ्थ पॉइंट में जो है कंडक्टिविटी के को हम लोग कंडक्टिविटी को कैसे इंडिकेट कर दे रहे हैं, तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज हाई होता है, और जो कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रोलाइट का होता है वो लो होता है। तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज
किलो। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।